अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातों समेत तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने सेनेट के इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इन नामों में अक्सर मुतवक्किल थे। पहले जरा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पर नजर डालते हैं। इस्लामाबाद से मुशीर बराए खजाना हफीज शेख का नाम पहले ही पक्का हो चुका था। शेख साहब का एक मसला खड़ा हो गया था, वो ये था कि जब कि अदालत ने हुक्म जारी किया था कि मुशीर और मावने खुसूसी जो हैं वो वजारतों को चला नहीं सकते, यानी कि एक मुंतखब वजीर के इख्तियारात जो है वो ये लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऊपर से नेशनल फाइनेंस कमीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है, उसकी सदारत जो है वो हफीज शेख साहब इसी वजह से नहीं कर पा रहे थे। चुनांचे शेख साहब का जो है, क्योंकि वो इकोनॉमी के इस वक्त इंचार्ज हैं, इसलिए उनका मुंतखब होना हुकूमत के लिए एक मजबूरी बन गई थी और इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि उनको टिकट मिल गया है। केपी से वजीर इत्तलात शबली फराज एक बार फिर जो है वो उनको टिकट मिला है। उन्होंने तो मुंतखब होना ही था, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चुनांचे उनको टिकट मिलना जो है ये भी कोई हैरत की बात नहीं है। इसी तरीके से नाज़रीन केपी से ही मोहसिन अजीज साहब जो है उनका टिकट जो है वो भी बहुत हद तक यकीनी था। वो तहरीक इंसाफ के पुराने रुकन हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान से उनके जो है वो करीबी रिश्ता है और बड़े अरसे से है। उसी तरीके से केपी की खवातीन की सीट से सानिया निश्तर साहिबा का टिकट जो है वो भी पक्का था। उन्होंने एहसास प्रोग्राम को जिस तरीके से चलाया है, वज़ीर आज़म साहब हर मौके पर उनकी कारकर्दगी की तारीफ करते हैं। सानिया निश्तर सेनेट में मेरे ख्याल में एक अच्छा इजाफा होंगी। पंजाब से सैफुल्लाह न्याजी का टिकट जो है वो भी कंफर्म था। वो वज़ीर आज़म के करीब तरीन साथियों में उनका शुमार होता है और तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत बिल्कुल शुरू के दिनों से है। सैफुल्लाह न्याजी का शुमार जो है वो उन लोगों में होता है जिन्हें हकीकत में फेस ऑफ पीटीआई कहा जा सकता है। पंजाब से एजाज चौधरी साहब का टिकट पक्का तो नहीं था, मगर हैरान कुन भी नहीं है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के अहम लीडरों में उनका शुमार होता है, लेकिन उनके साथ और भी बहुत सारे पार्टी के लोग थे जो इस सीट के टिकट पर जिन्होंने नजर और उम्मीदें जो थी वो गाड़ी में थी, गार्ड के बैठे हुए थे, मगर कुरा बिल आखिर जो है वो एजाज चौधरी साहब के नाम निकला। नाज़रीन, इस फहरिस्त में 2 ऐसे लोग हैं जिन पर सवाल भी उठ रहे हैं और उंगलियां भी। ये हैं जनाब फैसल वाडा साहब, तहरीक इंसाफ के कराची से MNA हैं, वफाकी वजीर भी हैं और आजकल कुछ कानूनी मुश्किलात का शिकार हैं, जिनकी बुनियाद पर वो अपनी कौमी असम्बली की सीट जो है वो खो भी सकते हैं, क्योंकि इल्जाम उन पर यह है कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में गलत बयानी की थी और कहा था कि वो दोहरी शहरियत नहीं रखते, जबकि इल्जामात के मुताबिक उन्होंने कागजात जमा कराने वाले दिन तक जो है वो अपनी दूसरी शहरियत को मनसूख नहीं किया था। चुनांचे अब पार्टी ने अपनी हिकमत के तहत उन्हें सेनेटर बनाने का फैसला किया है ताकि उनकी मुश्किलात खत्म हो जाए। वैसे नाज़रीन, कागजात में गलत बयानी साबित अगर हो जाए तो उसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं। दूसरे साहब जिनके हवाले से एतराजात उठाए जा रहे हैं अब्दुल कादिर हैं, जिनको तहरीक इंसाफ ने बलोचिस्तान से टिकट दिया है। मामला कुछ यूं है कि पूछा यह जा रहा है कि जनाब हैं कौन और तहरीक इंसाफ से उनका क्या रिश्ता है और पार्टी उन्होंने कब ज्वाइन की, और अगर की भी तो उनको टिकट किस बुनियाद पे दिया गया। एक मुअम्मा है और इसी मुअम्मे को सुलझाने के लिए आज मैंने दावत दी है प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ की लीडर और पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा को, जो मुझे ज्वाइन करेंगी छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही थी सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, जो नॉमिनेशंस आई हैं तमाम पार्टियों ने जमा कराई है, और मैं बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूलिंग पार्टी है, उन्होंने जिन लोगों को टिकट्स दिए हैं उसमें कुछ बिल्कुल जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि डिजर्विंग हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनको तो मिलना ही है, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन पे कुछ उंगलियां उठ रही हैं। वो ये मामला बना हुआ था, इसी वाले से मैंने दावत दी है जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा को, मुझे ज्वाइन कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा है, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। अंदलीब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं 2 चीजों पे आपसे बात करूंगा, लेकिन ये पहले लिस्ट हमारे सामने है जो ऑफिशियली फवाद चौधरी साहब ने भी उसको ट्वीट किया है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी ट्वीट किया है, तो मैं अज्यूम करता हूं ये एक कंफर्म्ड
ऑफिशियल लिस्ट है उन तमाम लोगों की जिनको सेनेट के टिकट दिए गए। इनमें मैं जो कह रहा था, मैंने पहले लिखा भी था कि इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है कि सानिया निश्तर साहिबा को टिकट मिला है, या हफीज शेख साहब को टिकट मिला है, या सैफुल्लाह खान नियाजी साहब को टिकट मिला है। बल्कि मैं तो एजाज चौधरी साहब के टिकट के हवाले से भी मुझे हैरत नहीं है। ये सारे वन रीजन और द अदर ये डिजर्विंग लोग हैं। मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही, जहां पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमें हेल्प करें समझने की, बलूचिस्तान में जनाब अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया गया है। मैं वाकई इनको नहीं जानता था। आप जानती थी ये कौन है अब्दुल कादिर साहब जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिला है? नंबर वन तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आउट ऑफ द ऑल द लिस्ट बाकी माशाल्लाह सारे डिजर्विंग है, और आपने भी उसको कहा कि उनको मिलना चाहिए था। तो 1 आउट ऑफ 15-20 इस पे आपका सवाल है, विच मीन्स के सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लिस्ट पीटीआई की है, कि सारे के सारे आपने नाम जो हैं बिल्कुल कहा कि डिजर्विंग है, पुराने हैं या कॉम्पिटेंट है। तो एक नाम जो आपने कहा वो बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान में हमारी अलायंस की गवर्नमेंट है, और अलायंस की गवर्नमेंट की वजह से हमें ऑब्वियसली एक मुश्तरका एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, विच इज़ नॉर्मल इन वैसे भी इलेक्शंस में आप करते हैं जो जनरल इलेक्शंस होते हैं। तो चूंकि एक रिकमेंडेड टिकट की और नाम की कोशिश है और अलायंस की तरफ से है, तो वो मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन कि वो कौन ये आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अलायंस का जिक्र कर रही है मेरे ख्याल में। जी जी। अच्छा, तो अगर ये जो अब्दुल कादिर साहब हैं, ये अगर इनको अलायंस का इशू था तो जहां से उनका ताल्लुक है वहां से टिकट मिलना चाहिए था। देखिए, मैं आपको एक्चुअली मैं सवाल हम इसलिए कर रहे हैं अंदीप साहिबा, मैं आपको सुनवाता हूं कि फवाद चौधरी साहब ने अभी कुछ दिन पहले टिकट्स के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह के लोगों को टिकट्स देगी, तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा एक सेकंड। से जो पीटीआई ने जो अपने हार्डकोर पुराने हैं उनको इज्जत दी है, उनको रिस्पेक्ट दी है, और ऐसे लोगों को सामने लाया गया है जो कि वाकईतन इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ बहुत तभी लोगों को टिकट दिया जाएगा जो इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, जो उनके लॉयल हैं, जिनका पार्टी से ताल्लुक है। ये अब्दुल कादिर साहब नहीं इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, नहीं इनका पार्टी से कोई ताल्लुक रहा है, नहीं कोई इनका कभी भी सुना था कि इन्होंने रूलिंग कोलिशन में को बहुत बड़ा मार्का मारा है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको टिकट क्यों दिया है? ये नफी नहीं है उन तमाम बातों की जिनके हवाले से पीटीआई ये कहती रही है कि जनाब हम तो एक मुख्तलिफ किस्म की सियासत कर रहे हैं। फहद, मुख्तलिफ किस्म की सियासत है। 99% आपने खुद कहा कि पुराने हैं, लॉयल हैं, हमारी पार्टी के साथ हैं, जाने माने नाम है, यू आर नॉट सरप्राइज्ड एट देम। एक दो तो हमें डिफरेंस करनी है। अगर हमारी मेजॉरिटी होती बलूचिस्तान में या हमारी और प्रोविंसेस में होती, तो वहां भी फिर हम कंप्लीटली अपना डिसीजन लेते। जहां हमारी अलायंस यानी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। इट इज अ कंसल्टेटिव डिसीजन। नंबर वन, हमारे जो कासिम सूरी साहब हैं, जो हमारे डिप्यूटी स्पीकर हैं, बलूचिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने मुश्तरका उनके साथ बैठ के ये वाला नाम जो है फाइनलाइज किया है। और जैसे मैंने कहा कि ये हिस्ट्री है, कभी हुआ ही नहीं कि लिस्ट आई हो, चाहे पीएमएल की हो, पीटीआई पीपल्स पार्टी की हो, कि 99% नाम वो हो जो लॉयल हैं और जो आपके पुराने। अच्छा, शिबली फराज साहब ने, अंदलीप साहिबा सुनिए क्या कहा था। यानी उन्होंने पहले ना उसी बात की, अलायंस की मजबूरियों की, ना जो है फवाद चौधरी साहब ने की, नहीं इमरान खान साहब ने की। शिबली साहब ने क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। ये दो उनकी सोचों की जंग है। एक वो है जो कि चाहते हैं कि वही पैसे का इस्तेमाल हो, वही पैसे पे सियासत हो। पैसे की सियासत को खत्म होने का खत्म करने के लिए ये एक सुनहरी मौका है। तो ये किस बुनियाद पे आए हैं अब्दुल कादिर साहब? आपने खुद ही अपना आंसर दिया है। 99% जो है, अगर वो मेरिट पे आए हैं और पीटीआई, ये क्यों कॉम्प्रोमाइज क्यों हुआ? ये तो फिर देखे ना, आपने अपने बयानिए की नफी तो होगी ना फिर। एक नहीं, मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह अब हम मेजॉरिटी में आएंगे। आप देखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में भी हम क्लियर मेजॉरिटी लेंगे,
तो आप देखें जब आप अलायंसेस में होते हैं तो आपको ऑब्वियसली कंसल्टेटिव करना पड़ता है, कोलिशंस में होते हैं आप कंसल्टेटिव करना पड़ता है, और हमने ज्वाइंट किया है। और एक बंदा, इमेजिन करें, आपको हैरत हुई है, आपको खुद हैरत हुई है नाम सुन के? मैं आपको बताती हूँ। लास्ट सेनेट के इलेक्शंस जो हुए थे 3 साल पहले, मैं कैंडिडेट थी, मैं ऑपोजिशन में थी, मैं कैंडिडेट थी, सरवर साहब कैंडिडेट थे, मैं विमेंस पे थी, सरवर साहब जनरल सीट पे थे, और बहुत कहा गया कि जी इन्होंने सीट कैसे जीत ली। मैंने बीइंग ऑन द ऑपोजिशन, मैंने सबसे ज्यादा वोट लिए, सबसे मेरा सवाल ये है कि ये अब आप अंजलि साहबा देखिए, आपसे ज्यादा पुराना इस पार्टी में कोई नहीं है, लेकिन आपकी जो लॉयल्टी है वो अबव बोर्ड है। जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेसेस कौन हैं, तो वो काबीना में तो मुझे कम नजर आते हैं, लेकिन उनमें एक फेस आप हैं। अब्दुल कादिर साहब पीटीआई का फेस बने, आज अब्दुल कादिर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस है। अंदीप साहबा, हाउ डज दैट मेक यू फील? देखिए, आई फील कि 99% जो मेजोरिटी होती है वो फेस होता है। दुनिया की कोई भी पार्टी होगी, जब वो एडजस्टमेंट्स करती है, अलायंसेस करती है, तो उसको कंसल्टेटिव मोड में जाना पड़ता है, और जो बंदा आता है वो फिर उसी तरह होता है। अगर उसने वो किया जो 20 लोगों ने किया है तो उसको भी निकाल देंगे। अंदीप अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मसला वही है, जिन्होंने पैसे पकड़े, जो करप्शन हुई, वो तो गलत है, उसको तो कुछ सही नहीं कह रहा, लेकिन जो दूसरे सवाल हैं उन पे पीटीआई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह सवाल हैं, लेकिन जवाब जो है वो ये है कि नहीं, आप पहले उनको देखें। बहरहाल मामलात, ये कमेटी बन गई है, और यानी कि इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि उस कमेटी में भी तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी का एहतसाब करना है, वो भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। लेट्स गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन सेनेट के हवाले से मामलात गर्म है, और जिस इस वीडियो की बुनियाद पे जो बयानिया बना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा बयानिया बना लिया। यानी इसमें मुझे ये कहने में कोई मुझे हेजिटेशन नहीं है कि उन्होंने बयानिया अच्छा बना लिया है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऑपोजिशन जो है उसकी सियासत जो है वो कुछ, यानी कि उसमें भी कुछ काफी सुस्ती नजर आ रही है। क्या वजह है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे कि ऑपोजिशन क्यों इतनी स्पेस दे रही है, क्या ये ऑपोजिशन की कमजोरी है, और अगर कमजोरी है तो उसकी वजह क्या है। ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही है सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, और उसमें जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो बयानिया बनाया है ओपन बैलेटिंग के लिए, उनका कहना यह है कि क्योंकि इससे जब सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो करप्शन बहुत होती है, और उस हवाले से वो वीडियो भी सामने आई, और क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो इस करप्शन को फरोग देना चाहती है, इसलिए वो मुखालिफत कर रही है पीटीआई के इस इक़दाम की कि ओपन बैलेटिंग जो है वो होनी चाहिए। हालांकि मामला इतना जो है वो सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी पेचीदगियां, लेकिन इशू मामले से ज्यादा उसके बयानिए का है। बार बार गवर्नमेंट ने जो कुछ कहा, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने इस पर क्या कहा, जरा सुनिए। मैं करता हूं पाकिस्तानी कौम के फायदे के लिए जलसा। हम चाहें तो हम ज्यादा अपनी जितने हमारे मेंबर्स हैं ज्यादा हम सेनेटर्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर ज्यादा है। लेकिन मुल्क के लिए बुरा है कि रिश्वत चलती है और वो लोग सेनेट में पैसे देके आ जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स पे आए। अब बावजूद इसके कि इस बयानी में झोल है जो पीटीआई का है, और उसमें सियासी मसलहत भी है, और शायद कुछ हद तक मफाद परस्ती भी है, मगर इस जोरों शोर से इसका ढोल पीटा गया है कि इस बयानी के अब लगता यूं है कि पैर भी निकल आए और शायद कुछ पर भी निकल आए। इस हुकूमती कामयाबी में नाज़रीन ऑपोजिशन का भी काफी हाथ है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ऑपोजिशन की कमजोरी ने ही इस बयानिए को इतनी तकवीत दे दी है। क्या वजह है कि ऑपोजिशन इतनी कमजोर ऑपोजिशन कर रही है इस हवाले से, और हुकूमत को इतनी स्पेस दे रही है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने दावत दी है जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब को, पीएमएलएन के मरकजी रहनुमा, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब मुझे ये तो समझ आ गई कि पीटीआई का क्या मौकफ है, क्योंकि पीटीआई में की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि जब वो ये फैसला कर लेते हैं कि हमने ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, तो वो उसको पकड़कर और हर शख्स जो है वो उस पैगाम के ऊपर जो है ना वो ढोल पीटता है, और वो लोगों तक के ज़हनों में जो है वो घुस जाता है।
मुझे अभी तक नहीं मालूम कि ऑपोजिशन का इस हवाले से बयानिया है क्या, वो क्यों ये कह रहे हैं कि अभी सियासी जो ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए। ये अगर मुझे नहीं समझ आ रही तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह बात यह है कि जो सेनेट का इलेक्शन है, इसके ऊपर ये इसका तरीकाकार जो है, इसको तब्दील करने का या जो भी तरीकाकार हो, हमें इस बात में कभी भी किसी जगह पे कोई इतराज नहीं रहा कि आप जो ये हॉर्स ट्रेडिंग है, इसके खिलाफ जो है अगर आप बात कर रहे हैं और हम आपसे मुखालफत कर रहे हैं, ये कतई तौर पे गलत इंप्रेशन। हुकूमत नालायक भी है और नाअहल भी है, उसकी मैं बुनियादी वजह बताता हूँ, और झूठी भी है। झूठ तो ये इस तरह बोल रहे हैं कि जो ये बिल लेकर आए हैं सेनेट इलेक्शन की तरमीम वाला, शो ऑफ हैंड्स वाला, अगर आप वो बिल की कॉपी यहाँ पे निकाल के पढ़े तो उसमें 3 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आर्टिकल 59 है, एक आर्टिकल 63 है और एक आर्टिकल 226। 59 और 226 जो है ये तो आर्टिकल्स डील करते हैं सिर्फ उसके साथ सेनेट इलेक्शन के साथ, वेयर जो 63 है वो बेसिकली जो एक एनआरओ है, जो कि ये अपने चंद एक मेंबरान कौमी असेंबली जिनके केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उनकी दोहरी शरीयत के हवाले से उनको एनआरओ देने के लिए इन्होंने वो जो अमेंडमेंट है वो भी उस आईनी तरमीम में शामिल कर दी है। तो पहली बदनीति तो इनकी वहां से जाहिर होती है। लेकिन मोहसिन साहब, मैं एक जगह आपको रोकूंगा, एक जगह रोकूंगा। देखिए, ये एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। मैं भी बात कर रहा था, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें बड़ा सब्सटेंस है और आप कोट कर रहे हैं एग्जैक्ट आर्टिकल है और फलाना आर्टिकल है और ये उसका रूल है, लेकिन जब बयानिए बनते हैं तो वो होते हैं बिल्कुल सादे, और यही कमजोरी रही अपोजिशन की। पीटीआई ने बिल्कुल सादा बयानिया बना दिया। उन्होंने कहा जी क्योंकि ये लोग करप्शन को फरोग देना चाहते हैं इसलिए ये ओपन बैलेटिंग के मुखालिफ है। सिंपल। ऑपोजिशन की तरफ से कोई सिंपल जवाब नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ रही हैं जो कि बात चाहे दुरुस्त हो, लेकिन पब्लिक परसेप्शन बिल्डिंग में वो काम नहीं दे रही। देखिए, मैं तो आईनी और कानूनी मामलात जो है अपनी जमात के उनके ऊपर बोल सकता हूँ। मीडिया पे अगर कोई पॉलिसी चल रही है या नैरेटिव, वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये एक सच्चाई और हकीकत बता दी है कि उसके बीच में फैसल वाडा का केस है, उसके बीच में इनकी एक एमएनए है मलिका, उनका केस है, और एक और एमएनए, 3 एमएनए जिनके केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े और आप रिकॉर्ड का हिस्सा है वो निकाल के, अगर तो ये इतने सच्चे हैं और ये बदनीति नहीं है इनकी, तो ये इन्होंने वो हुकूमत ने ये छेड़ने के लिए ऑपोजिशन को वो फिर आर्टिकल क्यों डाला, या फिर वो इनकी एटीएम्स है, फैसल वाडा साहब इनकी शायद एटीएम है, तो इस एटीएम की मजबूरी में इन्होंने इतने बड़े इशू को एक एटीएम को बचाने के लिए क्लॉज जो है वो डाल दी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो फिर इनकी अपनी गलती है, और ये अगर मीडिया के सामने सही तरीके से नहीं लाई जा सकी बात, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अफसोसनाक बात है। दूसरी बात ये है, लेकिन मुझे बताएं, देखिए आप क्योंकि खुद माशाल्लाह टेलीविजन पे बड़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं और क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं तो आपको बुलाया भी जाता है, इस तरह और भी ऑपोजिशन के लोग हैं वो भी आते हैं। क्या कोई पीडीएम के लेवल पे कोई इस तरह की मुशावरत हुई, कोई मीटिंग बुलाई गई, कोई लोग आपस में बैठे, उन्होंने कहा यार देखो ये बयानिया बना रहे हैं, हमारा ये मुश्तरका बयानिया होना चाहिए, ये हमारा जवाब होना चाहिए, जो तमाम जो पीडीएम के लोग हैं जितने हैं तमाम जमातों के, वो जब भी मीडिया पे जाएं, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जब भी कोई बयान दें तो वो ये बात करें। इस तरह की कोई स्ट्रेटेजाइजिंग नहीं हुई है? देखिए, पीडीएम के हवाले से अगर कोई इस पे बात हुई है तो मैं इस पे ये कहूंगा कि आप अगर कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स को देख लें कि जिस तरह कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चली है कि हर जमात ने अपना किया, और मैं इसे एग्री करूंगा कि अगर इस पे एक जॉइंट लायबल बना लिया जाता, हर जमात के पास लीगल माइंड्स है, तो जॉइंट लायबल बना के एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती ताकि बता दिया जाता कि ये क्या करना है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ना, हमने जो एप्लीकेशन दायर की है, पहले एप्लीकेशन हमने जॉइंटली पीडीएम की तरफ से लेकर आनी थी, लेकिन फिर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी एप्लीकेशन कर दी, उसके साथ फिर उस पार्टी ने रजा रबानी साहब के जरिए कर दी, और फिर वो इसीलिए कॉम्प्लिकेट हो गया मामला, और उसमें एक इशू पे हर तरह के मुख्तलिफ जो है वो आर्ग्यूमेंट्स आने शुरू हो गए और इससे पीटीआई ने फायदा उठा लिया। बहरहाल ये कमजोरी तो है मोहसिन साहब, परसेप्शन बिल्डिंग, बयानिया बनाने में।
मैं एक ठीक है, वो मैं नैरेटिव्स पे बात नहीं कर सकता क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट मेरा शोबा नहीं है। मैं कानून और आइन की बात कर सकता हूँ, लेजिस्लेशन की बात कर सकता हूँ, सियासी की बात कर सकता हूँ, मीडिया मैनेजमेंट मेरा शोबा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ जरूर बताऊंगा कि एक सबसे बड़ा जो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के तालिब इल्म की हैसियत से एक चीज समझता हूँ कि अगर हम आइन को इस तरह हर चीज में बलडोज करना शुरू कर देंगे, जिस तरह के इमरान खान साहब ने जो रेफरेंस भेजा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बीच में आइन में लिखा हुआ है कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लफ्ज है। और आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में 6 से 7 आर्टिकल्स हैं जो सेनेट के इलेक्शंस को रेगुलेट करते हैं। स्टार्टिंग की कॉम्पोजिशन क्या होगी, फिर इलेक्शन किस तरह होगा, किस तरह होगी, फिर क्वालिफिकेशंस, पूरा एक पैटर्न है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह नहीं छेड़ सकते। ये हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मामला तो कोर्ट में चला गया है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है जो भी होना है। जी, अब देखिए ना, कोर्ट ने फैसला करना है। अब मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह छेड़ना शुरू कर दिया तो फिर तो कल हम किसी भी चीज में देखें, हम कहते हैं हम आए बैठे, अब पार्लियामेंट में आके ये बैठे, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया सॉरी मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपका बुनियादी नुक्ता हमारे सामने आ गया। मोहसिन राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो जो कानूनी बात है, और मोहसिन राजा साहब क्योंकि खुद वकील हैं, पेश भी होते हैं अदालत के सामने, तो उनका जो कानूनी नुक्ता है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि इसका जो एक सियासी पहलू है उसमें बयानिया बनाना, परसेप्शन मेकिंग करना, अपने मैसेज को बड़ी मौसर तरीके से कम्युनिकेट करना, ये बहुत ही अहम इश्यूज हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकिल तौर पर अपोजिशन से बेहतर मैसेजिंग कर रही है, बेहतर कम्युनिकेशन कर रही है और बेहतर जो है वो परसेप्शन बिल्डिंग कर रही है। अब इस मामले में भी देखिए बड़ा उन्होंने मेरे ख्याल में कि अब उनके नुक्ता नजर से बड़े मौसर तरीके से मामला जो इसको फ्रेम कर दिया है। अब चला गया है इशू कोर्ट में। अगर कोर्ट ने यह फैसला किया कि ओपन बैलेटिंग हो सकती है तो यह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अगर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, कानून आईन इस टाइम इजाजत नहीं देता, तो फिर भी सियासी तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फायदा उठा लिया है, ये कहकर कि सिर्फ इस वजह से अपोजिशन जो है वो उनकी मुखालफत कर रही है क्योंकि वो करप्शन को फरोग देना चाहते हैं और वो इस तरह की जो वोट की खरीदो फरोख्त है उसको नहीं रोकना चाहते। तो अपोजिशन की जो अगर एक बड़ी कमजोरी है वो ये है कि उस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पब्लिक मैसेजिंग है, कम्युनिकेशन है, उसका वो उस मौसर तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रही। और इसी के एग्जाम्पल जो है वो वीडियो है जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था। उस वीडियो के हवाले से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जवाब तलब है। इसी हवाले से मैं एक बहुत ही सीनियर कॉलीग से बात करूंगा इस ब्रेक के बाद कि ये मामला एग्जैक्टली है क्या और केपी में उस वक्त क्या हुआ था और इसमें से कौन सी वो चीजें हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ पा रही। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। वो वीडियो जिसका मैं प्रोग्राम के शुरू में जिक्र कर रहा था, जो मंजर आम पे आई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब देने के लिए बज़ाहिर तैयार नजर नहीं आ रही, उसके पीछे कहानी क्या है, क्या मामला है और उसमें अब ये वीडियो जो है इसके पीछे कौन सी वो छुपी हुई चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि मंजर आम पे आएँ। इसी बात पे डिस्कस करने के लिए मैंने आज दावत दी है जनाब इस्माइल खान साहब को, रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन अखबार के, केपी में मायनाज सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल साहब, ये अब जाहिर बात है आपसे बेहतर कौन जानता है ये आप वहां तमाम मामलात को देखते हैं। ये जिस तरीके से वीडियो सामने आई है, खान साहब तो पहले ही कह चुके थे 2018 में कि उनके पास ये वीडियो का उनको मालूम है, तो इसमें कौन सी वो चीजें हैं जो मंजर आम पे नहीं आ पा रही? क्या कहानी क्या है जो अभी तक समझ आई है इस वीडियो की? देखिए, बात एक तो ये कि ये मेरे ख्याल में ये वाहिद एक वीडियो नहीं है, और भी वीडियो हो सकती हैं, और इससे पहले के जो सेनेट के इलेक्शन हैं उसकी भी वीडियोस आई कैन टेल यू के हैं, लोगों के पास है, अगर कभी किसी वक्त बाहर वो लेकर आना चाहें तो ये कोई नया ट्रेड हुआ नहीं है जिस तरह। और मुझे याद है कि परवेज खटक साहब उस जमाने में बहुत परेशान थे, वो वज़ीर आला थे
और उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से जो है तो इस चीजों को रिडीम कर सके। और खान साहब से स्ट्रेटजी के हवाले से उनकी काफी इश्यूज भी चलते रहे हैं। तो उस जमाने में मुझे याद है कि शरपाल साहब के QWP के साथ उन्होंने कोशिश की, एग्रीमेंट किया, फिर खान साहब के इसरार पे फिर वो उन्होंने एग्रीमेंट वापस ले लिया। उसके बाद सो डेस्परेटली ट्राइंग टू सेव द डे फॉर PTI। और काफी इंटेलिजेंस वाले और ये स्पेशल ब्रांच वाले आगे पीछे MPs के पीछे फिर रहे होते थे, उनको लोकेट कर रहे होते थे कि कौन किससे मिल रहा है। क्योंकि उस वक्त पीपल्स से अभी भी मुझे लग रहा है कि ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। इस साल भी आप देखेंगे कि जो अभी तो आज नॉमिनेशन शुरू हो गई हैं, लोगों ने फाइल करनी शुरू कर दिए पेपर्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे, पीपल विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, और वो होगा। तो इसमें ये है कि देखिए उसमें आप देख लें कि पीपल्स पार्टी को के 2 सीटें निकली उस जमाने में, और तीसरी सीट वो टेक्निकल ग्राउंड पे वो हार गए थे। यानी ये एक अजीब सा मसला है कि ये जो 6 MPs के बेसिस पे वो 2 सेनेट की सीटें भी निकाल गए, और एक सीट जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे वो उन पे जिन लोगों ने बजायर लेकिन इस्माइल साहब, इसमें जो एक सवाल जो उठता है वो जो यानी मुझे नहीं लग रहा कि PTI उसको एड्रेस कर रही है। पहला सवाल तो ये उठता है कि वीडियो किसी ने बनाई है, जिसने बनाई है उसने PTI वालों को 2018 में दिखाई है। अगर दिखाई है तो उसकी रोशनी में फिर वो लॉ मिनिस्टर कैसे बन गया जो इस वीडियो में आ रही है? इसकी कोई कहीं से कोई इसकी एक्सप्लेनेशन सामने आ रही है? देखिए, लॉ मिनिस्टर मेरे ख्याल में सबको पता था पहले से कि ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और ये इस तरह होता है कि बात इसमें जो एक इशू है वो ये है कि हमेशा इसमें एक फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस होता है। तो लोग जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर अपने पार्टी के कैंडिडेट को दे देते हैं तो उनके पास एक चॉइस होती है कि वो सेकंड किसी को भी दे दें, या अपने पार्टी के सेकंड बंदे को दे दें या किसी और को दे दें। तो जितनी भी इसमें व्हीलिंग डीलिंग हुई है वो सेकंड प्रेफरेंस में हुई है। आप देख लें, अगर वो वोट्स भी उठाकर देख लें, उसमें बाकायदा मार्किंग, कुछ लोगों ने तो मार्किंग की थी, बिकॉज दे वांटेड टू टेल, जिस लोगों से उन्होंने पैसे पकड़े थे उनको बताने के लिए कि जी मैंने आप ही वोट दिया, वहां पे मार्किंग हुई थी 001 और 02 के उस पे। तो जहां तक बैरिस्टर साहब का ताल्लुक है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक अभी केस पेंडिंग है जिसपे खान साहब ने भी जिक्र किया कि जी मुझ पे 2 मुकदमे, 2 नहीं है 3 मुकदमे बेसिकली। एक फौजिया बीबी का केस है जो आज में उसमें कोर्ट ने डिसीजन भी किया उस पे कि इस पे एक्स पार्टी जो है वो ये भी होना है। लेकिन इस्माइल साहब फाइनली मुझे बताइएगा, कता कलामी की माजरत, सिर्फ मुझे ये बता दें कि अब इसमें हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखिए, इस केस में तो मुझे लग रहा है कि ये जो वीडियो टाइमिंग्स के हवाले से काफी इस पे इशू हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काफी इनके गले पड़ गया है। और ये जो मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि फौजिया बीबी का जो केस है कोर्ट में, जिसपे आज डिसीजन भी हुआ है, ये खान साहब के लिए बहुत बड़ा एक लीगल चैलेंज है। वो खुद कहते रहे, वो बता रहे थे कि उनको 2 केसेस है, 2 नहीं है 3 केसेस है। और वो जो फौजिया बीबी का केस है, जिसको उन्होंने लोग यही अभी जो यहाँ पे बातें हो रही वो यही है कि फौजिया बीबी को डिलिबरेटली उनको फ्रेम किया गया टू सेव समबडी एल्स। अब हु वाज दैट समबडी एल्स, वो इसके बाद नजर सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। इस्माइल खान साहब हमें बताए कि मामला जो हैं वीडियो के हवाले से वो कहाँ पे खड़े हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को वो खत्म हो गया, लेकिन नज़्म मामूल जाने से पहले चंद एक बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए, 10 दिन पहले मैंने रेड जोन फाइल्स के उन्वान से डॉन अखबार में एक कॉलम लिखा था, और उसमें खबर ये थी कि उस वक्त जो मैंने लिखा था कि हुकूमत जो है वो हाई प्रोफाइल लोग जो कि हुकूमत में काबीना का हिस्सा हैं, उनको सेनेट का टिकट देने के लिए शायद कुछ यानी उसके इम्कानात कुछ कम है। मुझे उस वक्त हुकूमती ज़राए ने बताया था नाज़रीन के तहरीक इंसाफ के कई बासर लोगों ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया था कि जो लोग वैसे ही मुशीर या मावने खुसूसी हैं उनको सेनेटर बनाने की बजाय पार्टी के उन लोगों को टिकट देना चाहिए जो इस वक्त किसी सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं है। आज जब तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो ये खबर सच साबित हुई। जिन हाई प्रोफाइल लोगों के नाम टिकट के हवाले से लिए जा रहे थे और जिनमें से आज किसी को भी टिकट नहीं मिला, उनमें शामिल हैं मुशीर बराए पार्लिमानी मूर जनाब बाबर अवान साहब, मुशीर बराए कॉमर्स अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल।
जहां खुशियां वहां मायूसी, यही है जिंदगी का नाम। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।